Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of, as you all know that, Live Physics VK channel. So, as you all know that, we are discussing on the chapter named as, or the topic named as the magnetic effect of the electric current. And we have taken this chapter or we have taken this topic up to the Biot-Savart's applications. Means we get to know that there was a famous formula which gives us the magnitude formula, जो हमें magnitude का formula देता है, and of magnetic field was mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square, where mu naught by 4 pi is a magnetic constant, I is the current through the conductor, dl is the small length section of the conductor, r is the position of that point where we have to find out the magnetic field from that small section, and the most important thing, dl theta, means the most important thing is theta, which is being the angle between the length vector and position vector. बट ये आप जानते हैं लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जहां पे करंट का डायरेक्शन होगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बायट-सैवर्ट्स हम लोग कुछ एप्लीकेशंस कर चुके हैं. लाइक वी हैव स्टडीड द सर्कुलर लूप. हम लोगों ने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पे किया है जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकाला था. सेकेंडली वी हैव स्टडीड द स्ट्रेट वायर. हम लोगों ने स्ट्रेट वायर स्टडी किए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द फाइनाइट स्ट्रेट वायर, देन वी स्टडी द इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, एंड देन वी स्टडी द हाफ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. सो पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे बोलूं तो हम लोगों ने दो टाइप के वायर्स को पढ़ा है, सर्कुलर और स्ट्रेट, और उनके मल्टीपल केसेस को. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायट-सैवर्ट्स लॉ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला. और अब देखो जितने केसेस हो रहे हैं उतने ही बी के फॉर्मूले बनते जा रहे हैं. बी एट सेंटर अलग है, बी फाइनाइट अलग है, बी इनफाइनाइट अलग है, बी हाफ इनफाइनाइट अलग है. और आज भी हम लोग एक लास्ट एप्लीकेशन को डन करेंगे, एंड आई रिक्वायर योर कंप्लीट अटेंशन फॉर दिस एप्लीकेशन बिकॉज लाइक द फाइनाइट वायर थोड़ा सा न्यू था, ये थोड़ा सा और लॉजिकल होगा. तो आज का टॉपिक थोड़ा और लॉजिकल होने वाला है. तो इसलिए प्लीज आई रिक्वायर योर कंप्लीट 100% अटेंडेंस. एंड आफ्टर दिस lecture means after this application we will discuss the numericals, क्योंकि अब तक numericals नहीं हुए. बट मैंने आपको बताया था ना, हम वेट कर रहे हैं सारे एप्लीकेशंस के कंप्लीट होने के, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो इंटरकनेक्टेड मिलेंगे. सो अब हम लोग एट द एंड मल्टीपल टाइप्स और वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. That you can get your assignment, आपको असाइनमेंट मिलेगा. You will get one complete day to solve that assignment, to discuss your doubt from the complete अब तक जो भी बायट का काम किया. Okay, so we are going to study the last application. नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं. First was circular at center, second is finite, third is infinite, fourth is half infinite. अगर बना लेते हैं तो इस वे में अगर मैं बोलूं तो इसे फिफ्थ दे देते हैं ना. So fifth is at a point on the axis of circular loop center. यानी अगर मैं रफ व्यू में बात करूं, वी हैव अ सर्कुलर लूप और हमारा जो पॉइंट होगा वो उसके सेंटर के एक्सिस पे होगा. ओके, सो आई थिंक देख के कुछ याद आ रहा है. इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा एक स्पेशल हॉर्स किया था. रिमेंबर, अ सर्कुलर रिंग की वजह से पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. आज वही करना है. बस इस बार सर्कुलर बॉडी के पास चार्ज स्टोर नहीं, सर्कुलर लूप के पास करंट है, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. अप्रोच इज दैट, बट रास्ता बहुत अलग होने वाला है. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. इसलिए मैं आपको बोल रहा था, बट थोड़ा बहुत वैसा ही लगेगा आपको. सो वी नीड अ सर्कुलर लूप. सो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. सर्कुलर ओवल बनाया थोड़ा सा 3D इफेक्ट के लिए. दिस इज योर सेंटर एंड
This is the radius of loop. So what we have, let us consider a circular loop of radius capital R and current कैपिटल R. तो मान लेते हैं उसके पास रेडियस है कैपिटल R और उसमें से करंट पास हो रहा है कैपिटल I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, नाउ अ P पॉइंट इज कंसीडर. सो हम लोगों ने वो P पॉइंट कंसीडर किया जहां पे मुझे अपना क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस कंसीडर a point P. A point P is at distance of let's suppose this distance is x. Okay, is at distance of x from the center. Okay, तो सेंटर से हम लोगों ने वो डिस्टेंस कितना ले लिया है, x. Okay, so this is been our distance. Now if we want to apply, and you all know that we are approaching on the what, हम किस चीज पे अप्रोच कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैविट्स. और बायट-सैविट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, बायट-सैविट्स लॉ गिव अस द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. बट किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग लूप. इस पॉइंट पे ध्यान देना है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है बट करंट कैरिंग कंडक्टर के स्मॉल सेक्शन या स्मॉल हिस्से की वजह से. और अगर ऐसा है तो हमें एक स्मॉल हिस्सा लेना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर अ स्मॉल लेंथ वेक्टर. तो एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लिया. सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ लूप dl वेक्टर. तो एक छोटा सा लूप कंसीडर करते हैं dl वेक्टर सर्कुलर लूप पे, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग दी टेंजेंट. तो ये चीज तो मैंने आपको सर्कल के सेंटर पे भी पढ़ाया था. द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर वहीं पे होता है जहां पे करंट का डायरेक्शन होता है. और करंट सर्कुलर लूप में सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी टेंजेंट की होगी. ओके, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट. ओके, अब इस स्मॉल सेक्शन की वजह से पहले P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और जब एक बार स्मॉल सेक्शन की वजह से आ जाए फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे. सो द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द स्मॉल सेक्शन, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r. इसे ही तो पोजीशन वेक्टर बुलाते हैं, the distance of the P point from the length vector. Okay, और ये small r कितना होगा, अगर आप इसे स्टडी करें, ये आपका रेडियस, ये आपका x, so it would be square root of r square plus x square. Got it? So thus magnetic field at P due to dl vector. So small length की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट्स लॉ. So according to बायट-सैविट्स लॉ, what would be the dB? dB would be mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square. So this would be the dB. तो चलिए जो डाटा हमारे पास है उन डाटा पे काम करते हैं. So dB would be mu naught by 4 pi. तो स्मॉल सेक्शन से करंट कितना जा रहा है, I. So I is the amount of current जो कांस्टेंट है हर जगह, I. लेंथ वेक्टर कितना लिया है, dl. Now the question is for theta. So what is the definition of theta? So theta stands for, in the बायट-सैविट्स, angle between the length vector and position vector. ये रहा लेंथ वेक्टर और ये रहा पोजीशन वेक्टर. अब चलिए इन दोनों को देखते हैं. इमेजिन दैट दिस इज द सर्कुलर लूप. इमेजिन करते हैं ये सर्कुलर लूप है. ओके, तो इसका लेंथ वेक्टर कहां होगा, अलोंग दी टेंजेंट. तो ये इसका लेंथ वेक्टर है अलोंग दी टेंजेंट ना,
आई थिंक टेंजेंट जैसा दिख रहा है, ट्राई कर रहा हूँ यार। ओके, पी पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है? वेयर इज द लोकेशन ऑफ पी पॉइंट? पी पॉइंट इज एट द सेंटर की एक्सिस पे है, सेंटर की एक्सिस के सामने। अब ये मान लो पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट से आपके उस लूप के डिस्टेंस को आर वेक्टर बुलाते हैं। तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया, वो हमारा डीएल वेक्टर। तो इन दोनों में एंगल कितना डिग्री हुआ जब आप इन्हें स्विच करके देखेंगे? इट वुड बी 90 डिग्री। ओके, डू नॉट गो ऑन द डायग्राम, डायग्राम पे मत जाइए बेटा, बिकॉज द रीजन इज डायग्राम और द बोर्ड इज 2 डायमेंशन और हम यहाँ पे रिंग को देख रहे हैं, पी पॉइंट को उसके सामने ले रहे हैं, ये 3D व्यू बना रहा है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा चाहिए आपका, आपकी इमेजिनेशन का नीड है मुझे। तो जिस तरीके से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज जो शेप मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उस शेप को इमेजिन कीजिए कि कैसे चल रहा है। तो रिंग है, पी पॉइंट उसके सामने है, लेंथ वेक्टर अलोंग दी पोजीशन है और ये रहा। अब ये यहाँ पे देखने में तो आपको लगेगा नहीं सर ये तो ऑब्ट्यूज है, बट जब इन दोनों एंगल को आप इस तरीके से देखेंगे रेफरेंस में, जब आप इसे 2D में देखोगे तो वो आपको हमेशा कितना डिग्री लगेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये थीटा कितना डिग्री है? 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर कितना आया था? इट वुड बी स्क्वायर ऑफ रेडियस प्लस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। मींस रूट ओवर का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो dB क्या बना? dB is mu naught by 4 pi I dl sin 91 by r square plus x square. Am I clear? So this is the small magnetic field at P point due to the small section. Done? अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ओके, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है, बट उस शॉर्टकट तरीके को साइड में रखो। अब अपने रेफरेंस पे आते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। व्हाट डज रूल सेज? इफ वी प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the rolling direction of the palm gives the direction of magnetic field lines, and the tangent at any particular point gives the magnetic field at that point. यही रूल कहता है। चलिए इस रूल को मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम मेरे पास जो चीजें अवेलेबल थी मैं वो चीज आपके सामने प्लेस कर रहा हूं। ओके, सो आई हैव टेकन अ कार्डबोर्ड। एक घर पे कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, शूज का वो बॉक्स आता है ना उसका, तो एक कार्डबोर्ड है। आई हैव टेकन द स्क्रू ड्राइवर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एक मैंने पेन विद द कैप लिया है ताकि मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ले सकूं। ओके, और ये जो कार्डबोर्ड है ये आपको वो प्लेन दिखाने की कोशिश करेगा जो प्लेन हम लोग इमेजिन करेंगे। ओके, तो एक बार विदाउट कार्डबोर्ड इसे ट्राई करते हैं। सो अगर हम अपने स्क्रू ड्राइवर का, ये जो स्क्रू ड्राइवर का जो येलो एंड है, इफ दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अगर ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सो इफ वी प्लेस द थंब ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्टार्ट रोलिंग आवर पाम, तो जो डायरेक्शन हमारी रोलिंग की होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां रोल कर रही है? इसके चारों तरफ। तो आप एक सरफेस इमेजिन कर सकते हो इसके चारों तरफ। इमेजिन करो एक सरफेस जो इसके चारों तरफ है। ओके ओके, पहली बात मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेक्शन। एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, और अगर मैं मार्कर से इसे इंडिकेट कर देता हूं तो चलिए एक इंडिकेशन डाल देता हूं मैं यहाँ पे। सॉरी फॉर दैट, लेट अस गिव द इंडिकेशन हियर। ओके, अगर आप इसे देख पा रहे हो, so I am indicating this as a reference. तो if you are able to seeing that, यहाँ पे मैंने ब्लैक लाइन आउटलाइन कर दी, मतलब एक सरफेस ली। तो मैं इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहता हूँ, तो मैंने अपनी करंट की डायरेक्शन यही रखी, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो एक सरफेस इमेजिन करो, और मान लीजिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ब्रेक करूंगा और वो टेंजेंट कहाँ जाएगा? मेरा तरफ, एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन।
तो इस स्मॉल सेक्शन की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। सोचो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर की तरफ है, ओके, अंदर की तरफ है क्योंकि वो P पॉइंट उसके सामने है। तब मैं इसे एज अ कार्डबोर्ड की तरह लेता हूं ताकि ये और भी आपको क्लियर हो। सो इस कार्डबोर्ड में मैंने ऑलरेडी एक होल किया हुआ है। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। सो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है। सो दिस इज माय करंट कैरिंग कंडक्टर। सो आई एम गोइंग टू डू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ आई प्लेस माय थंब एंड स्टार्ट रोलिंग माय पाम। मैं अपनी पाम को रोल करना शुरू करता हूं। तो अगर मैं अपनी पाम को रोल करना शुरू करूं, चेक दिस आउट, अगर मैं थोड़ा सा बैक करके करता हूं, मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करके, तो करंट की डायरेक्शन में मैं रोल कर रहा हूं, तो ये मेरी रोलिंग डायरेक्शन ऑफ द पाम हो गई। तो अगर ये मेरी रोलिंग डायरेक्शन ऑफ द पाम है, सो दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? इस तरीके से चलेंगी, ओके। तो मैं इसे लेवल पे ले आता हूं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एक सरफेस दिखाई दे रहा है, प्लेन, ये वो प्लेन है। दिस कार्डबोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस, ये उस सरफेस को रिप्रेजेंट करता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लग रही है बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन जो मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड किया है इसके ऊपर, ना कि ऊपर वाले सेक्शन की वजह से, ना नीचे वाले की वजह से, इसकी वजह से। अभी अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे चाहिए। कहां पे चाहिए? ऑन दिस P पॉइंट। So if I place, so this is going to revolve it, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, वही वाली बात, इस पे अगर पत्थर तोड़े तो कहां आएगा? मेरी तरफ। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक देसी जुगाड़ और लगाया मैंने, पेन की कैप को इसमें होल करके यहाँ पे स्टक कर दिया। समझ पाए? प्लीज बात को समझ में आई थोड़ी सी? पेन इज रिप्रेजेंटिंग। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं तो क्या हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, और इसका टेंजेंट यहां जाएगा। अगर आप इसे ऐसे देख रहे हैं, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो मेरी तरफ है। सो दिस वाज द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किया है, जो मैंने उस पर दिखाया था। बट आज मैं इसको एज अ प्लेन रेफरेंस की तरह ले रहा हूं। तो ये मेरा स्मॉल सेक्शन और ये मेरा P पॉइंट। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, या लिमिटेशन क्या है? कि लिमिटेशन ये है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का कि जो स्मॉल सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये उसकी लोकेशन है। P पॉइंट जहां पे है ये उसकी लोकेशन है। तो P पॉइंट और स्मॉल सेक्शन पे ये जो सरफेस है, वो जो इमेजिनरी सरफेस है, ये ऐसा कोई सरफेस नहीं है, बट ये जो इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सरफेस है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग द टेंजेंट गई। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि P पॉइंट तो यहां पे है, बट जो स्मॉल सेक्शन है वो उसके सामने नहीं है, स्मॉल सेक्शन उससे थोड़ा सा ऊपर है। ये प्रॉब्लम है। अगर ये लेंथ वाला वायर अगर यहां सामने होता तो हम इस पे टेंजेंट बनाते और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते। ये थोड़ा अलग है उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक रिंग वाला किया था ना, रिमेंबर, हॉर्स का। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो सिंपल, पॉजिटिव चार्ज होता तो हम आउटवर्ड ले लेते, नेगेटिव तो सिंपल अलोंग द सेम लाइन। बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखें बायट-सेविट्स को, सो वेक्टर फॉर्म में dB वेक्टर इज dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यानी लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा वो। ओके, तो अब पॉइंट यहां पे है। यहां पे ये है कि अगर ये लेंथ वेक्टर सामने होता, ओके, यहां पे होता पोजीशन यहां, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती। कहां होती? अंदर की तरफ, ऐसे। बट इस बार कुछ ऐसे है, प्लीज मैं दिखाता हूं आपको। इस बार P पॉइंट थोड़ा नीचे है। कहां है P पॉइंट? थोड़ा सा नीचे है, लेंथ वहीं पे है। तो ये मेरा लेंथ वेक्टर है, बट जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो P पॉइंट थोड़ा सा उसके नीचे है। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है, तो देखिए, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो P पॉइंट का जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस, यही तो हमारा पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो यही यहां पे है। बट ये तब काम करता जब ये चीज लेवल पे होती, बट इस बार लेवल थोड़ा सा नीचे है, यानी
P पॉइंट नीचे है। अगर आप समझ पा रहे हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, प्लीज सामने होते तो हम लोग इस चीज को और भी बेटर वे में देख पाते, बट यहाँ पे जितना पॉसिबल है आई एम ट्राइंग फॉर दैट। सो P पॉइंट यहाँ पे नीचे है, ये आपका लेंथ वेक्टर है और इन दोनों के बीच की इस पोजीशन को R वेक्टर बुलाते हैं। तो यानी इस बार जो R वेक्टर है वो टिल्ड है, देखो है ना, टिल्ड ऐसे ही हो गया ना। यानी ये कार्डबोर्ड मैंने इसलिए यूज किया ताकि हम उस प्लेन या उस सरफेस को देखें। तो अब बात ये आई कि अगर हम ये मान लें कि हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है ये अल्फा एंगल टिल्ड है। कितना एंगल टिल्ड है? अल्फा एंगल। ये अल्फा एंगल है जो यहां से लिफ्ट हुआ है। तो अगर हम लोग इसे रेफरेंस माने, अगर ये स्ट्रेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट स्ट्रेट अंदर की तरफ जाती। If this surface is straight, यानी लेंथ वेक्टर सामने, P पॉइंट सामने और R वेक्टर पोजीशन वेक्टर में। अब देखो ना परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। करंट कहां माना था? ये येलो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो लेंथ वेक्टर का है ऊपर। ये पोजीशन वेक्टर है, तो देखो लेंथ वेक्टर y एक्सिस में है, पोजीशन वेक्टर x एक्सिस में है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में गई ना। यही तो बायट-सेवर्ट्स कहता है कि dB लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब पॉइंट ये आया कि अगर करंट वहीं पे जा रहा है, हमारा पोजीशन भी वैसे ही है x में, बट थोड़ा सा टिल्ड हो गया। वो क्या हो गया? वो टिल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो ऊपर है, क्योंकि यहाँ तो चलो मैंने एग्जांपल स्ट्रेट वायर का लिया, बट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पे जो वायर का लूप का जो छोटा सा हिस्सा लिया है, जो स्मॉल सेक्शन लिया है, दैट स्मॉल सेक्शन इज लिटिल बिट अपवर्ड, बट द P पॉइंट वो सेंटर की एक्सिस पे है। तो इसका मतलब P पॉइंट की लोकेशन और लेंथ वेक्टर की लोकेशन कुछ एंगल पे है। तो ये जो आपको दिख रहा है कुछ एंगल टिल्ड हो रहा है, ये इट इज बीइंग टिल्ड बाय सम एंगल R वेक्टर। तो अब सीधी सी बात है, अगर सामने होता तो मैग्नेटिक फील्ड देखो सामने है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने। अब अगर ये एंगल मान लीजिए ये 10 डिग्री टिल्ड हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, और अगर 10 डिग्री टिल्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना डिग्री टिल्ड होगी? 10 डिग्री ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को कि अगर हमारा ये प्लेन ऑफ रेफरेंस अगर 10 डिग्री झुकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, बट कितना डिग्री झुकेगी? 10 डिग्री ही झुकेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसे अल्फा एंगल लिफ्ट मान रहा हूं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड पहले कहां थी? अंदर। ओके, ये जो एरो है, दिस एरो दैट आई एम ड्राइंग, इट इज नॉट शोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड शो नहीं कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? इनवर्ड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अंदर की तरफ था। ओके, अब सिंस आप समझ सकते हैं व्हाट इज माय लिमिटेशन? माय लिमिटेशन इज इट इज 2D, तो ये अंदर की तरफ है, तो इसे कोई ऊपर ना समझे। अब बात सुनिए, अब अगर मेरा R वेक्टर यहां होता तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहां होती, बट अब मेरा पोजीशन वेक्टर अल्फा एंगल उठ गया है। तो अगर मेरा पोजीशन वेक्टर अल्फा एंगल उठा है R, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी अल्फा एंगल झुक जाएगी। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर जो अल्फा एंगल टिल्ड हो गया। समझे बात को? ये वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है जो P पॉइंट पे इसकी वजह से लगी, बट द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट इज द डायरेक्शन। एंड आई थिंक मैंने जो ट्राई किया है आप इससे समझ पाए होंगे कि ये अगर यहां से अल्फा एंगल उठा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्फा एंगल उठेगी। नहीं तो एक और तरीका समझा देता हूं। ये तो हमें मालूम है कि dB जो है वो लेंथ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और R वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर dB जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो R के साथ 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तो इस साइड से अगर आप 90 डिग्री बनाते हो, भाई यही तो हमारा इस बार R है, तो इस R से 90 डिग्री dB आई थिंक यही बनेगा, तो इसलिए यहाँ अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ये अगर 90 है, ये अल्फा है, तो कोई बताएगा ये एंगल कितना बचा बेटा? दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा बचा, और ये एंगल कितना है? पूरा 90 होना चाहिए क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर ये 90 है पूरा और ये वाला बचा हुआ 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना बच गया? ओनली अल्फा। गॉट इट? सो दो तरीके हैं जिससे आप इसे समझ सकते हो। एक मैक्सवेल का प्रिडिक्शन रूल, मैक्सवेल का ओवरव्यू जो हमने इमेजिन किया।
एक दूसरा जो बायट सेविट से क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्म आया। देखो दो अलग अलग तरीके हैं पर दोनों ने कंक्लूजन वही निकाला है। तो मैक्सवेल का रूल और बायट सेविट्स का रूल हमें यही देते हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ पे क्लियर हूं। अगर ये एंगल अल्फा है तो डीबी भी यहाँ पे अल्फा बनाएगी। बट बेटा ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर अल्फा झुका है। ओके, और मैंने आपको एंगल भी बता दिया। डन। तो अगर ये dv यहां पे है तो क्या आप इसके कंपोनेंट तोड़ सकते हो? तो ये कौन सा होगा? dv cos अल्फा, और ये क्या होगा? dv sin अल्फा। ओके, नाउ सिंस ये क्या है, हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं? एक सर्कुलर लूप को, एक लूप सर्कुलर। और जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में सर्कुलर रिंग के साथ डिस्कस किया था, थोड़ा एक बार रिवाइज करेंगे। सिंस वो एक सिमेट्रिक शेप है और जो P पॉइंट है वो इस सर्कुलर लूप की एक्सिस के सेंटर पे है, तो यानी ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ इफेक्ट लगाएगा और नीचे वाला भी लगाएगा, पर दोनों जो हिस्से हैं वो एक जैसा इफेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट उसके ऊपर है और एक पॉइंट उसके नीचे। यानी एक सेक्शन को अगर पॉजिटिव साइड मानते हैं तो दूसरा सेक्शन उसका नेगेटिव साइड माना जाएगा। ये हमने फाइनाइट में भी की थी ना, अगर ऊपर φ1 है नीचे φ2 है, तो अगर एक को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो ऐसे ही एक स्मॉल सेक्शन यहाँ पे कंसीडर करें। इस स्मॉल सेक्शन का इस P पॉइंट से डिस्टेंस वही r होगा, इसका जस्ट सिमेट्रिक लिया है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। बट इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB इस तरफ होगी और इसका अल्फा ये होगा, ये नीचे की तरफ होगा। तो अगर ऐसा है तो इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़े तो dB cos अल्फा और इसका dB sin अल्फा। ओके, सो आई थिंक एम आई क्लियर विद द डायग्राम? मैं आपसे डायग्राम से क्लियर हूं। इस बार dB यहां पे है और इस बार जो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं वो कौन से हैं? cos। यानी इस बार आपको P पॉइंट पे नेट इफेक्ट कौन सा कंपोनेंट देगा? sin। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब स्टडी किया तब साइन कंपोनेंट कैंसिल हुए और वो गलत, और कॉस ने नेट दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लिया था वो यहीं पे गया था, क्योंकि वो सीधी चल रही थी। तो देखो बेटा, ये जो मैंने dB ड्रॉ की है वो सीधी नहीं ड्रॉ की है। तो आप ये ना सोचे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, नहीं, ये वाला जो dB है वो लोअर वाले सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड है और जो ऊपर वाला dB है वो अपर सेक्शन का है। इसे इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह मत देखो कि वो स्ट्रेट लाइन में लगती है, वो नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर लगती है। ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो अगर हमने ऊपर वाले सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ माना है तो नीचे वाले सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। आई थिंक मैं आपसे क्लियर कर पा रहा हूं, ये पॉइंट हो पा रहा है बेटा? ये क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट। ओके, सो अब चीजें आसान होंगी अगर आपने डायग्राम अंडरस्टूड किया। So now what is that? Now due to symmetric shape, due to what? Symmetric shape of circular loop, magnetic field at P can be resolved into how many components? 2 components, 2 components में resolve कर सकते हैं। Number 1 is dB cos phi, horizontal component। ओके, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, कई बार बच्चों पे डाउट आता है। cos always represent horizontal, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर दिख रहा है तो ये वर्टिकल हो गया यार, ठीक है? जो एंगल के साइड में होता है कंपोनेंट, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos जाता है, उसके दूसरे साइड साइन जाता है। 11th क्लास थोड़े से रिवाइज कीजिए। नंबर 2 इज dB sin, ओके माय मिस्टेक, इट इज अल्फा, sin अल्फा व्हिच इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ सिंस cos कंपोनेंट या कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, क्या कर रहे हैं? वो दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि जो ऊपर वाले का कॉस है वो ऊपर लग रहा है, नीचे वाले का कॉस नीचे लग रहा है। ओके, ये बताया ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले सेक्शन की है, ये वाली नीचे वाली। कोई इसे सीधा मत बना देना प्लीज, मैं पहले ही बोल रहा हूं।
आई एम सेइंग अर्लियर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है कि आप यहाँ पे स्केल रखते हैं और डॉट डॉट करते हुए इस डीबी को सीधा बना देते हैं। नो बेटा, इसे सीधा नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा उस लाइन से तिरछा दिखाना है, सो दैट जो भी एग्जामिनर है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी इस डायग्राम को देखे वो समझे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं है। सीधी नहीं बनानी है, थोड़ा सा झुका के बनानी है, अलग दिखना चाहिए। वो समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि अगर ऐसा दिखाओगे तो भी ये बोलोगे कि अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा नहीं है। अगर आप देखो सीधा बना देते हो, इफ यू ड्रॉ दिस लाइन एज अ स्ट्रेट, भाई बना दिया डायग्राम रट 2 है, मान लीजिए किसी ने डायग्राम रट लिया, नहीं समझा, वो सीधा बना के आ गया, तो वो तो यही रखेगा ना, ये अल्फा है तो ये सामने वाला भी अल्फा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल चेक दो यहाँ पे। और अगर ये अल्फा है तो फिर यहाँ पे कॉस आना चाहिए, यहाँ पे साइन आना चाहिए। यही सवाल उठते हैं आप लोगों के इस डायग्राम में। तो आज के इस लेक्चर में मैं केवल एक ही डेरिवेशन रखूंगा और न्यूमेरिकल्स, बट ये एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये हॉट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत बनाता है बच्चों के सामने, क्योंकि ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स में, बट उसका प्रिंसिपल अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जहां पे फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अट्रैक्टिव, यानी बाहर या अंदर जैसा भी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना प्लीज, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। और ये अल्फा कहां से आया प्लीज मैंने बता दिया, अगर फिर भी डाउट है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए इसको। सो कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, सो thus नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, सिंस ये एक्सिस पे है तो इसे क्या नाम देंगे, बी एक्सिस। अब तक देखो हम नाम देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बी के फॉर्मूले हैं यार मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमने नाम दिया बी सेंटर, बी फाइनाइट, बी इनफाइनाइट, बी हाफ इनफाइनाइट, ऐसे याद कीजिए ताकि आपके फॉर्मूले भी अलग रहें। तो बी एक्सिस, इट इज बीन द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ db sin phi, कौन से का, सॉरी माय मिस्टेक, बार बार आदत है यार फाइल लिखने की, साइन अल्फा। ओके, सो हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, साइन कंपोनेंट। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस लैंग्वेज, प्लीज इसे नोट डाउन कर लिया। ओके, नाउ सो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका साइन, तो चलिए हो जाइए शुरू। सो बी एक्सिस, चलो इंटीग्रेशन कीजिए, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा। ओके, टोटल इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए आ जाओ। व्हाट आर द कांस्टेंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, i कांस्टेंट, r स्क्वायर रेडियस ऑफ द लूप वो कांस्टेंट, p पॉइंट का डिस्टेंस वो कांस्टेंट। ओके, अल्फा ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा क्योंकि उतना ही एंगल बनेगा। अब यहाँ पे लगे हाथ एक छोटा सा काम और कर दीजिए, साइन अल्फा, इफ दिस इज अल्फा तो डेफिनेटली ये भी अल्फा ही है क्योंकि यहीं से ये आया है, तो इस ट्रायंगल में क्या आप मुझे साइन बताएंगे, तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू r बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? लेंथ स्मॉल ली थी, अब टोटल पढ़ेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट है, और ये साइन अल्फा को पिक कर लिया मैंने फ्रॉम दिस ट्रायंगल। गॉट इट? सो बी एक्सिस क्या आएगा, इट इज म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, व्हाट इज द पावर 1, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट, तो रूट में पावर मींस हाफ, तो बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड, सो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 और dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लूप, यानी उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r, पाई कैंसिल विद द पाई एंड 2, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय 2 r square plus x square whole power 3/2. This is the formula for magnetic field at a point due to a circular loop along the axis of the center, where I की कितना करंट है, r represents the radius and x represent what? x represent the distance of the P point. x रिप्रेजेंट करता है कि P पॉइंट का सर्कुलर लूप से डिस्टेंस कितना है।
डन। दिस इज ऑल अबाउट आवर लास्ट एप्लीकेशन। अब चलिए इस लास्ट एप्लीकेशन को हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। तो देखिए ये P पॉइंट कहां पे है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर। तो एक केस बना ले, एक स्पेशल केस बनाते हैं। इफ P is at center, सोच के बताइए what is going to happen or which quantity or which parameter is going to change if P is going to be at center। अगर P पॉइंट सेंटर पे आ जाता है तो क्या चेंज होगा, तो P को सेंटर पे ले आइए। तो अगर P O पे आ जाता है तो ये X क्या हो जाएगा, 0। तो इस बार P सेंटर पे है तो B सेंटर, वो फर्स्ट एप्लीकेशन मत देखो। अब इसको देखिए, तो अगर x 0 है तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर x इज 0 तो होल पावर 3 बाय 2, बाय 2 कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, b सेंटर इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, एंड आर स्क्वायर से आर क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा, r। So what is the magnetic field at the center of circular loop? Mu naught I by 2. Now go to the first application. अब जाओ फर्स्ट एप्लीकेशन पे और चेक करो क्या ये वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने वहां पे निकाला था, and I think that is the one. Got it? So this is the point जो हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इसी से ही करवा सकता था, यहाँ से एक्सिस निकालो और सेंटर का केस बना लो, बट सेपरेटली मैंने उसे अलग रखा बिकॉज आई वांट, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कैलकुलेट और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आता है। अब अगर वो डेरिवेशन या वो पूछा जाए तो क्या हम ये करें, पहले एक्सिस का पूरा करते हैं और फिर केस बनाए? नो, वी विल नॉट डू लाइक दैट। अगर सेंटर का आया है तो हम सेंटर का ही कर देंगे सीधा। ओके अगर एक्सिस का पूछा, इफ ही आस्क फॉर द एक्सिस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, एंड देन उसके बाद उसने कंटिन्यू करके पूछा आल्सो फाइंड एट द सेंटर, तब ये केस लगना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, अगर सेंटर है तो सेंटर वाला करो, और अगर एक्सिस पूछ के सेंटर पूछे तब कीजिए, और अगर केवल एक्सिस पे पूछा तो देन डू। सो हियर आई एम डन विद द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द बायट-सैवर्ट अभी तक। तो बायट की हमने सारी एप्लीकेशंस कर ली, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के 5 फॉर्मूले निकाल लिए, 5 फॉर्मूले, बी के 5 फॉर्मूले, ओके 6 पहला बायट-सैवर्ट खुद भी है ना, तो बायट-सैवर्ट और उसकी 5 एप्लीकेशन, सर्कुलर सेंटर, सर्कुलर एक्सिस, फाइनाइट, इनफाइनाइट, हाफ इनफाइनाइट। सो दीज आर द 6 फॉर्मूलाज जो अब हमें हमारी अब की असाइनमेंट में हेल्प करें। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द स्पेशल न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और विद दैट आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आप लोग कंप्लीट करके देंगे। ओके सो बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन दिस एक्सिस फॉर्मूला, इसे नोट करेंगे प्लीज। ओके एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू द व्हाट न्यूमेरिकल्स ऑफ बायट-सैवर्ट। ओके नाउ आप कुछ चीजें जो आप लोगों से रिक्वेस्ट और सजेशन में चाहिए, सजेशन और आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ताकि यहां से भी और आपकी साइड से भी वर्क थोड़ा सा इफेक्टिवली काम करे। सो एज यू नो दैट एट द स्टार्टिंग आई आस्क्ड यू टू गो थ्रू द फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ द 10th क्लास मैग्नेटिक, जो मैंने आपको YouTube पे जाने के लिए कहे थे, एंड सजेस्टिवली आप लोग गए हैं, आप सब लोग गए हैं, तभी आपको ये आगे का समझ में आ रहा है। नाउ इट इज माय रिक्वेस्ट, अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट, आपने वो 5 एक्सिस देखी, नाउ इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज गो थ्रू द लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। देखो एक चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज the magnetic effect of the current, the same chapter lies in the 10th class and the same unit lies in the 12th class। अब बात यह है 12th क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स नए हैं बट डेरिवेशन के साथ हैं, तो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बेसिक वहीं से उठानी, तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर जाने के लिए कहा ताकि हम इंट्रोडक्शन को सीख सकें और समझ सकें। नाउ
अब मैं आज और इस लेक्चर में आपको कुछ और लेक्चर्स से गो थ्रू जाने को कहूंगा, आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको बस देखना है। यू हैव टू ओनली विजिट, जस्ट क्या करना है आपको, विजिट और गो थ्रू द लेक्चर्स। केवल आपको इन लेक्चर से गो थ्रू जाना है, उनको देखना है, उनको समझना है, कोई नोट्स नहीं बनाने। व्हाट नहीं करने, कोई नोट्स नहीं बनाने आप लोगों को वहां पे, क्योंकि जो थर्ड लेक्चर है, इफ आई गो फॉर द लेक्चर 10th क्लास की बात कर रहा हूं, सो 10th क्लास मैग्नेटिक थर्ड लेक्चर, मैं आपको इन द डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, थर्ड लेक्चर का भी, फोर्थ का भी, और जो असाइनमेंट आपको अवेलेबल होगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा देखिए, जब भी आप वीडियो देखते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या इस लेक्चर में कोई असाइनमेंट है या नहीं है। ओके, सो एक रेफरेंस जरूर चाहिए। और इस लेक्चर के लिए यानी न्यूमेरिकल्स ऑफ द बायट-सेविट्स के लिए आपको ये करना है। ओके, आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हेन वी हैव स्टडीड द 10th क्लास, जब हमने 10th क्लास पढ़ा तो हमें बायट-सेविट्स नहीं बताया गया। दैट वाज करेक्ट, बिकॉज बायट-सेविट्स वाज नॉट द पार्ट ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं था। बट आई चोजन, मैंने डिसाइड किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसे चूज करेंगे बिकॉज सम ऑफ यू माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द एनटीएससी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एनटीएससी के लिए जरूर प्रिपेयर किया, और जो लोग एनटीएससी के लिए प्रिपेयर किए थे और हम लोगों ने जब एनटीएससी में काम किया था तो हम लोगों ने इसे जरूर पढ़ा था। आज मैं उसी चीज को रिवाइज करवा रहा हूं। सो दोज लेक्चर फॉर एनटीएससी। और अगर आप बिलीव ना करें, इफ यू आर थिंकिंग दैट सर ये हार्ड है, तो प्लीज सॉरी टू से योर 10th क्लास जूनियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बायट-सेविट्स के थर्ड और फोर्थ लेक्चर कंप्लीट कर दिए। उन्होंने डेरिवेशन नहीं किया बट उन्हें फॉर्मूले याद हैं, सेंटर पे, एक्सिस पे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एंड द न्यूमेरिकल्स आल्सो, जो मैंने फोर्थ लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं असाइनमेंट। तो व्हाट यू हैव टू डू, अब मुझे आपसे क्या चाहिए, आप थर्ड लेक्चर से एक बार गो थ्रू जाएंगे, आप उसे देखेंगे, उसमें सारे लॉज और सारे फॉर्मूलेस को समझाया गया है। अगर कुछ लोग जा चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ लोगों ने थर्ड लेक्चर नहीं किया वो एक बार गो थ्रू जाएंगे। नाउ माय सजेशन, इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये है मेरा इंपॉर्टेंट, जिसकी मुझे आपसे जरूरत है। इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लेक्चर इज टोटली ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ बायट। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो 12th लेवल के हैं, कुछ हमारे लेवल के हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट कुछ ऐसे हैं जो बायट-सेविट्स के स्ट्रेट हैं। तो अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज न्यूमेरिकल्स ऑफ बायट-सेविट्स के लिए लेक्चर 4 प्लस इसमें जो असाइनमेंट अवेलेबल है वो आप करेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इन द लेक्चर 4, और आपके इस वाले डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये असाइनमेंट आपको मैग्नेटिक 10th क्लास लेक्चर 4 के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पहले उसके न्यूमेरिकल्स को देखना है, कैसे करना है, और फिर उस असाइनमेंट को सॉल्व आउट करना है। कुछ न्यूमेरिकल्स है, 5 to 10 न्यूमेरिकल्स है नियर अबाउट, तो प्लीज पहले वो सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके, देन जो अब स्पेशल हम लोग आज डिस्कस करने जाएंगे वो। ओके, सो आपको थर्ड और फोर्थ लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस असाइनमेंट यानी असाइनमेंट ऑफ बायट-सेविट्स, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्चर 4 में मिल जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम सेव रख रहा, क्योंकि देखो जब मैं मल्टीपल लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम उस चीज को रिपीट करने में, यहाँ पे रिपीट करने के लिए ही हम लोग, बट जो चीज ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो इस YouTube का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं यार। देखो, आई नो क्राइसिस का टाइम है, आपको लगता है, सम ऑफ यू आर फीलिंग सर ये चीज नहीं हो पा रही है, बट विद इन द लास्ट 2 मंथ्स आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हम टीचर्स को, कि हम लोग अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फीजिबली लेके जा सके। सो यू आर सपोर्टिंग वेरी मच टू योर टीचर्स, एंड वी नीड योर सपोर्ट इन कंटिन्यू मैनर, यही चाहिए। अब इस समय में हमें एक और बेनिफिट दिखता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि YouTube का एक फायदा तो है। ओके, एक नुकसान है कि हम लोग फेस टू फेस कनेक्शन नहीं कर पा रहे, वो अलग ही मैटर होता है ऑफलाइन का, बट एक बेनिफिट है जो इसमें है, जो हमें देखना चाहिए, कि ऑल द लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। अब आप इन लेक्चर्स को चाहे जितनी मर्जी जब चाहे आप उसे रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक्सिस का डेरिवेशन किया, आपने समझा,
बंद हो गया। अब क्या आप उसे घर पे जाके जब इवनिंग में रिवाइज करते हो और आपको डाउट आया, क्या आप उस लेक्चर को कैसे रिवाइज करोगे कि सर ने क्लास में क्या बोला होगा इस पॉइंट पे? अगर याद आ गया तो डाउट क्लियर, और अगर यह याद नहीं आता तो फिर वो डाउट ही रह जाता है। अब रिकॉर्डेड क्लास का बेनिफिट ये है कि आप उस डायग्राम को मल्टीपल 100 टाइम्स करके देख सकते हो, 100 टाइम्स। और मेरा आपसे सजेशन भी यही है, इट इज माय सजेशन टू ऑल कि जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप YouTube पे देखते हो, आई नो, पर प्लीज उन्हें डाउनलोड करके रख लीजिए किसी भी लैपटॉप में, किसी भी एक साइट पे एक फोल्डर बनाइए और उन्हें रखिए। व्हाई, क्यों रखना है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर, मान लीजिए आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, आपको पोटेंशियोमीटर रिवाइज करना है, एंड अनफॉर्चुनेटली मोबाइल घर पे नहीं है। ओके, कई बार आप लोग ये इश्यू बताते हो, सर मोबाइल फादर के पास गया, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं चल रहा था, इंटरनेट कनेक्टिविटी लो हो गया था, तो आप कनेक्टिविटी पे क्यों डिपेंड रहते हो? एक बार कनेक्टिविटी जब अच्छा है तो अपने लेक्चर को डाउनलोड कर लो और अपने स्टोर में रख लो। जैसे ही वो स्टोर में रख लिया, अब आपको ना तो ऑनलाइन नेट की जरूरत है, बार बार नेट, एक तो पहली बात आप लेक्चर को जितनी बार ऑनलाइन देखेंगे आपका डाटा उतनी बार खर्च होगा। तो अगर लेक्चर 300 MB का है और आपने आज देखा तो 300 खत्म, आपने इवनिंग में देखा फिर से 300 खत्म। तो एक बार 300 लगा के उसे डाउनलोड कर लो ना, और एक बार जब डाउनलोड हो गया तो उसे ऑफलाइन देखिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो वो चीज आप करते रहिए। ओके, सो विद दैट नोट प्लीज आप समझ पा रहे हैं, तो ये एक हिस्सा आप लोग खुद करेंगे, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 10, और लेक्चर 4 में न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस किए गए हैं और असाइनमेंट उसकी डिस्क्रिप्शन में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ दी स्पेशल न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो आज के लेक्चर में आपको 2 असाइनमेंट मिलेगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू द 1 डे, कल का पूरा दिन आपको पूरा मिलेगा लेक्चर से, और उसके बाद एक दिन और मिलेगा असाइनमेंट। तो आपको मैं 2 डेज का गैप दूंगा इसके बाद, उसके बाद ही हम लोग अपने नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ पे एंटर मारेंगे। एक और लॉ आएगा जो हमें और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले बना के देगा, तो भाई और चलेगा, बट अभी तक बायट को खत्म कर देते हैं आज। तो कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और ये तो आप जानते हैं जो न्यूमेरिकल बोर्ड पे हुए वो फेयर नोटबुक में तो जरूर जाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, वी हैव अ स्क्वायर लूप, ओके, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए carries the current capital I in anti-clockwise direction. Okay, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, बस आप समझ जाइए that a square loop of side A and current capital I, okay, as shown in the figure, as shown in figure. Calculate magnetic field at center. Calculate magnetic field at center. तो बेटा बार बार बोल रहा हूं, जो भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे हो रहे हैं वो फेयर में 101% आपके आने ही चाहिए। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते हैं, डायगोनल डायगोनल, दिस इज द सेंटर। तो लेट अस कंसीडर स्क्वायर लूप का नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी नाम ले दिया, तो स्क्वायर लूप है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, कितने वायर हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी। तो अब देखिए, अब तक जो हमने 5 केस पढ़े हैं, 5 केस, केस नंबर 1, अब एक तो जनरली है, बायट 7 जो स्मॉल सेक्शन का है। फर्स्ट केस एप्लीकेशन सर्कुलर सेंटर पे, सेकेंड सर्कुलर एक्सिस पे, अब मैं थोड़ा कर रहा हूं, तो 2 सर्कुलर हैं, फिर आ जाते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट में फाइनाइट, इनफाइनाइट और हाफ इनफाइनाइट। तो सर्कुलर है और फाइनाइट है। अब समझिए कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो पहली बात, ये सर्कुलर है या स्ट्रेट है, सो डेफिनेटली इट इज स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट में फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, तो एक एक करके फाइनाइट पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, तो पहले मैं ए बी वायर को पढ़ लूं, ए बी, ये O हो गया हमारे पास, और ये हमारी साइड A। तो सीधा सा बात है, अब फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसे V1 मान लेते हैं, म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हम लोग A परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, इसने साइड ले लिया, तो चलो एक काम करते हैं, साइड को L ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, 2A का मतलब
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, ये है a, ओके, बाय sin phi 1 प्लस sin phi 2। तो ये हमारा phi 1 एक एंड के साथ और ये हमारा phi 2। तब काम करना है, तब सीधी सी बात है, आपको दो चीजें चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो ये डिस्टेंस और दूसरा phi 1 और phi 2। तो चलिए पहले phi 1 और phi 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों कितने डिग्री होंगे? 45 डिग्री, क्योंकि यू नो दैट द डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर नॉर्मली। तो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। और अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल 90, और अगर यहां से ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना? 45। और अब आपकी मर्जी है, ये L है, ये कितना होगा? L/2 होगा। ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। तो अगर ये L/2 है तो ये वाली साइड भी L/2 ही होगी। Remember the property, and sides of opposite equal angles are always equal, यानी इक्वल एंगल की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। अगर आपके पास कोई और तरीका है प्लीज शेयर विद मी। कोई डायगोनल निकाल के पाइथागोरस लगा के करना चाहता है, आपकी चॉइस पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a कितना आया? L/2 और phi 1 और phi 2। तो क्या आप b1 निकाल सकते हैं प्लीज? आ जाएगा यहाँ से b1। ओके, डायरेक्शन, करंट कहाँ जा रहा है? इधर, इस तरफ। अब अगर इस करंट को इसके चारों तरफ घुमाएं तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। डन। ऐसे ही BC वायर की निकालेंगे। कौन से वायर की? BC। बट BC वायर का लेंथ वही है जो इसका है, तो यहां पे भी एंगल उतना ही होगा, वायर भी यही होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी BC की भी मैग्नेटिक फील्ड B2 ये भी उतना ही होगा। B3 CD वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी, और DA वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। यानी चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा और चारों ही आउटवर्ड होगी। आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप फर्स्ट निकालने के बाद लिख सकते हैं सिमिलरली ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल। तो व्हाट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? इट इज B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। I hope you got it. So by this manner you have to solve this. तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व करेंगे आप लोग प्लीज। डन है? जस्ट ओनली हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अब हिंट ही चलेंगे क्योंकि आपको यही समझने हैं। डन है? सो दिस इज द क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करके देंगे मुझे। हो जाएगा? ओके। आफ्टर दिस लेट्स टॉक टू द सेकंड न्यूमेरिकल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बहुत बार रिपीट हुआ है। दैट two circular loops, two concentric circular loops, two concentric, चलो एक और वर्ड लिख देता हूं, identical circular loops, identical circular loops carries equal current, carries equal current, capital I, are placed normal to each other, are placed normal to each other as shown in figure, as shown in figure. Calculate the net magnetic field at O. Calculate the net magnetic field at center or O. और diagram is your, this is your diagram. आपके पास दो सर्कुलर लूप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So, दो लूप हैं, लूप L1 एंड लूप L2, दोनों सर्कुलर है। बोथ आर कोसेंट्रिक। पहली बात तो दोनों का सेंटर सेम है। सेकेंड, बोथ आर ऑफ इक्वल रेडियस। तो अगर फर्स्ट की रेडियस R है तो सेकेंड की भी रेडियस R है। ठीक है? बोथ कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो आपको उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सेंटर, और ये सेंटर किसका है? ये सेंटर दोनों लूप्स का है, लूप L1 और लूप L2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू L1, सो B1 इज इक्वल टू, सेंटर पे है तो μ0I/2R। ओके, मैंने सर्कुलर के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया, θ/360, बट यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है तो 360/360 यही बचेगा। ओके, तो ये B1 आई।
अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू L2, तो B2 क्या होगा म्यू नॉट I बाई 2R अगेन। नाउ अब बात पे ध्यान दीजिए, कितने लूप हैं? दो, एक ऐसे है और जो दूसरा वाला लूप है वो ऐसे है, तो कोसेंट्रिक है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मान लो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो बताइए इसका आउटवर्ड कहां हुआ? ये हो गया। तो फर्स्ट लूप की आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सेकंड लूप इसके नॉर्मल रखा है। चलो मान लो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो इसका आउटवर्ड कहां होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इसके नॉर्मल रखा हुआ है, तो ये इसका आउटवर्ड। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको? सो दोनों की मैग्नेटिक, चलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द मैग्नेटिक फील्ड? दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों लूप आपस में 90 डिग्री पे हैं। सो thus अगर B1 यहां लग रहा है तो B2 यहां लगेगा। तो व्हाट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड? तो सिंस भाई अब तक तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि लास्ट केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऐड किया, क्योंकि सारी की सारी आउटवर्ड लग रही थी, B1 भी बाहर, B2 भी बाहर, B3, B4 ऑल आर एक्टिंग आउटवर्ड, सेम डायरेक्शन। और ये तो आप जानते हो जब मल्टीपल वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो ऐड होते हैं, और अगर अपोजिट में लगते तो सब्ट्रैक्ट होते। बट यहाँ पे दोनों वेक्टर में एंगल कितना? 90, तो रिजल्टेंट लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर फिर से जरूरत आएगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बी नेट क्या आएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना डिग्री है? 90। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रूट ओवर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0, बट यहां पे हमें b1 और b2 इक्वल मिला। ओके, लेट मी क्लियर, इन दिस क्वेश्चन मैंने दोनों के करंट सेम रखे और दोनों की रेडियस सेम रखी, इसलिए b दोनों का सेम आया। बट जरूरी नहीं बेटा ऐसा हो, एंड इन द असाइनमेंट आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें मैं दोनों के करंट अलग अलग रखूंगा, तो उसमें b1 और b2 अलग हो जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे इक्वल है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया रूट ओवर 2b1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? रूट 2b1, और b1 की वैल्यू क्या थी? रूट 2 म्यू नॉट I बाई 2R। दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। तो अब दो वेक्टर है, तो वेक्टर में डायरेक्शन में tan बीटा का फॉर्मूला प्लीज। tan बीटा इज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। याद कीजिए इस फॉर्मूले को, वेक्टर को। और मैंने आपको एक स्पेशल केस भी बनवाया था, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो tan बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू खाली b बाय a बचेगा। b ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बीटा एंगल, अगर मैं b1 के साथ बीटा एंगल ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग बीटा एंगल विद द b1, तो ये हमारे लिए b का काम करेगा और ये हमारे लिए a का काम करेगा। यानी जिस वेक्टर के साथ आप बीटा एंगल दिखा रहे हो डायग्राम, और ये डायग्राम भी होना जरूरी है ताकि हमें वो पता चले कि वो बीटा एंगल किसके साथ है। तो जिस भी वेक्टर के साथ आप एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट वुड बी ट्रीटेड एज a वेक्टर एंड अदर वुड बी ट्रीटेड एज b, और डायरेक्शन यहां पे रख के आप सॉल्व करके निकाल के देंगे। तो डायरेक्शन भी जरूरी है। लास्ट न्यूमेरिकल था तो सारी आउटवर्ड थी, तो नेट डायरेक्शन आउटवर्ड लिख दी, लिखना जरूरी है, या तो मेंशन कीजिए या सिंबल। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां पे अगर ऐसा नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा द एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बीटा फ्रॉम हियर। ओके, बट एक और केस, ये तो आप जानते हैं, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। याद है, रिमेंबर दैट व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर इक्वल दे ऑलवेज बाइसेक्ट, द रिजल्टेंट ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल। तो अगर हम यहां पे देख के बताएं b1 और b2 इक्वल है और दोनों में एंगल कितना? 90, यानी बीटा 45 आना चाहिए, वो आप चेक करके यहां से निकाल सकते। बट मैंने कहा ना, हर बार जरूरी नहीं कि एंगल b1 और b2 इक्वल आए, तो हर बार रटो मत इसे कि ऑलवेज बाइसेक्ट ही होगा। क्लियर? दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं आपसे, वो आप खुद करेंगे, एंड दैट लास्ट क्वेश्चन इज
Again, two circular loops, L1 I current with radius R. Okay, we have a P point on the axis at a distance of x. हमारे पास एक और लूप है. We have one more circular loop, I L2 loop with radius R, और इसका भी डिस्टेंस x है. Now the question is, find net magnetic field at P. आपको P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. So this question number 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं बोर्ड में बहुत ज्यादा बार. तो दोनों क्वेश्चन में क्या अलग है? वही काम है कि दोनों लूप आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आइडेंटिकल है और मैग्नेटिक फील्ड कॉमन पॉइंट पे निकालनी है. बट फर्क ये है, लास्ट वाला केस में मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालनी थी वो सेंटर पे था, यहां पे वो पी पॉइंट दोनों की एक्सिस पे. तो सीधा सा बात है, लास्ट वाले केस में या लास्ट वाले न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला लगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस का फॉर्मूला लग जाएगा. तो यहां से लगी B1, यहां से लगी B2, सीधी सी बात है. तो अगर दोनों लूप आपस में 90 है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, बट इस बार B का फॉर्मूला एक्सिस वाला लगेगा जो फिफ्थ एप्लीकेशन आज की है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर से रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर उसका बीटा भी निकालेंगे. ओके, तो आई थिंक आप लोग ये थर्ड क्वेश्चन बाय योरसेल्फ खुद करने वाले हैं. ओके, सो दैट इज द होल फ्रॉम माय साइड. तो प्लीज आपको 2 असाइनमेंट्स मिलने वाला है. वन असाइनमेंट अगेन रिपीटिंग 10th क्लास लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 को आपको कंप्लीट करना है, उसे गो थ्रू करना है. उससे कोई नोट्स नहीं बनाने, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं. आपको बस एक बार देखना है. और लेक्चर 4 ऑफ द 10th क्लास इंक्लूड्स द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. उसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो पहले उन्हें देखना है कैसे, और उसकी असाइनमेंट करना है. वो 10th क्लास की असाइनमेंट नहीं है, आप लोग 10th क्लास का असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं. 10th एनटीएससी स्टूडेंट्स आप लोगों का असाइनमेंट कर रही है. इस बात को सोच के काम करना है भाई थोड़ा सा, ठीक है. तो वो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने उनको प्रोवाइड करवा दिए क्योंकि वो कैपेबल थे, वो समझ गए थे इस चीज को करने में. तो इसलिए आप अपना कीजिए पहले. तो वो आपके ही हैं, अपना समझ के करो, ऐसे नहीं करो 10th लेवल है सर आप तो हमारा लेवल गिरा रहे हो. तो लेवल नहीं गिर रहा है बेटा. ओके, सो थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर और फोर्थ की असाइनमेंट. ओके, एंड लास्ट इन न्यूमेरिकल्स की भी असाइनमेंट जो हमारे टिपिकल प्रॉब्लम रह गई, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अपर लेवल था, जो उन्हें नहीं कर पाए थे, वो अब हम लोग करेंगे. तो ये 3 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ बोर्ड पे करे, ये आपको फेयर में करने हैं और जो असाइनमेंट आपको अवेलेबल मिले. एज यूजुअल रिमेंबर, असाइनमेंट में अगर कोई टैग लाइन का क्वेश्चन मिल जाता है जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है ये टिपिकल है, इसमें कोई नया ही तरीका लगा है या सर से पूछ लेते हैं, प्लीज उस क्वेश्चन को एटलीस्ट अपनी फेयर नोटबुक में नोट करके रखिए ताकि वो लास्ट में प्रिपरेशन के टाइम में हेल्प करे. ओके, सो सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से काम करते रहिए. वी विल गुड. अब आपके पास 2 दिन का गैप है, यू विल गेट द 2 days गैप. सो बेसिकली इट इज वेडनेसडे. अगर मैं डे बताऊं तो आज वेडनेसडे है, तो अगर आप आज ही देख रहे हो, अगर आप कल देखते हो तो फिर आपको थर्सडे ही लगेगा. तो मैं आज आपको इवनिंग में अपलोड होगा, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे इवनिंग को आएगा. तो आपके पास कंप्लीट 48 आवर्स से अपने पूरे बायट को कंप्लीट करना, असाइनमेंट को कंप्लीट करना. एनी डाउट आस्क मी प्लीज. ओके, सो प्लीज कंप्लीट. ये न्यूमेरिकल भी करना है, इसे खत्म कीजिए एंड वी विल मीट सून विद सम मोर टॉपिक्स और आगे के साथ मीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच.